नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका फिर से एक बार बातें नई पुरानी में। आज हम फिर हाजिर हुए हैं भारत के इतिहास के एक और पन्ने के साथ। ये एक इतिहास की ऐसी घटना है जिसने भारतवर्ष के चरित्र और इसके स्वरूप को भी आगे के लिए काफ़ी हद तक बदल दिया था। जहाँ भारत के एक ट्रेडिशनल सभ्यता के साथ साथ एक पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव भारत में और मजबूती के साथ शुरू हो गया था। ये घटना है सन 1857 के गदर की, या 1857 की क्रांति, सिपाही विद्रोह, कई नामों से इस घटना को इतिहासकार जानते हैं। और ये वो घटना है जब भारत की व्यवस्था और भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से निकल के पूरी तरह से डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में चला गया था। और ये घटना 1857 की क्रांति के रूप में भी जानी जाती है। इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। इससे अगर देखा जाए तो लगभग 1.5 साल तक ये युद्ध चला था। इसकी शुरुआत माना जाता है कि 10 मई 1857 को हुई और ये युद्ध चला था। फाइनली समाप्त हुआ नवंबर 1858 में, यानी कि 1.5 साल तक ये युद्ध चलता रहा था। इसकी शुरुआत जो है, वैसे तो कहते हैं कि मेरठ छावनी से हुई थी और पूरी तरह से विद्रोह मेरठ छावनी से ही भड़का था, लेकिन उसके 10 मई 1857 के लगभग 2 महीने पहले एक और घटना हुई थी, जिसमें कि जो मंगल पांडे का आपने वो एक किस्सा सुना होगा, जो कि कलकत्ता के बैरकपुर के पास वो एक विद्रोह हुआ था। हालांकि उस समय उसे दबा लिया गया, लेकिन 2 महीने के बाद जो है ये पूरी तरह से मेरठ छावनी में शुरू हो गया और उसके बाद 1.5 साल तक चलता रहा। इसमें कुल माना जाता है कि 8 से 10 हज़ार ब्रिटिश और ये 6 से 8 हज़ार ब्रिटिश और लगभग 8 लाख भारतीय मारे गए थे, जिसमें कि भारतीय सिविलियन और जो है सैनिक दोनों शामिल थे। ये 1871 के प्रथम सेंसस के हिसाब से इसे माना जाता है। अब हम जानेंगे इसके कारणों के बारे में कि आखिर क्या कारण था कि पिछले 100 साल से जो भारत का समाज जो है ब्रिटिश की गुलामी या ब्रिटिश राज के साथ था, छोटी मोटी लड़ाइयों को छोड़ के शुरुआती दौर में, वो लगभग 100 साल के बाद अचानक पूरी तरह से विद्रोह पे उतर आया। इसके इतिहासकार दो प्रमुख कारण मानते हैं। इन कारणों को 2 भाग में बांटा गया है। पहला सामाजिक कारण और दूसरा सैनिक कारण। जो सामाजिक कारण था उसमें मानते हैं कि 1830 से 40 के बीच में काफ़ी हद तक जो है समाज सुधार वाले कानून लाए थे अंग्रेज, जिसमें एक था सती प्रथा को ख़त्म करना, यानी कि विधवाओं को जो है उसके पति के चिता के साथ पहले जो जला दिया जाता था। भारत में ये परंपरा सैकड़ों साल से चली आ रही थी, उससे अंग्रेज़ों ने बंद कर दिया। हालांकि ये एक अच्छा कदम था, उन्होंने मॉडर्नाइज़ किया था इंडियन सोसाइटी को, लेकिन उस समय जो हज़ारों साल से ये एक रूढ़िवादी प्रथा चलती आ रही थी, इसको लेकर भारत के समाज में जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ एक गुस्सा और एक विरोध पनपना शुरू हो गया कि ये लोग हमारे कल्चर को ख़त्म कर रहे हैं। इसके अलावा जो सती प्रथा के अलावा एक और जो एक्ट लेके आए थे, उसमें था जैसे देवदासी वगैरह को समाप्त करना। हालांकि वो अंग्रेज़ों से पहले ही हो गया था, जिसमें कि दयानंद सरस्वती वगैरह की भी भूमिका थी। फिर उसके अलावा एक और प्रथा थी, वो थी विधवा विवाह की, यानी कि भारत के समाज में जो सैकड़ों साल से ये प्रथा, हजारों साल से थी कि विधवा का पुनर्विवाह नहीं होता था। तो 1830 और 40 के दशक में जो ब्रिटिश उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर थे, वो उनमें से कुछ समाज सुधार के तौर पर उन्होंने ऐसा कानून या नियम लेके आए या कोशिश करने लगे लागू करने का, जिसमें कि विधवा विवाह की इजाज़त दे दी गई। तो सती प्रथा और विधवा विवाह, ये 2 ऐसे कारण थे जिसमें कि भारत के लोगों ने ये समझा कि अंग्रेज हमारी पूरी सभ्यता और संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं। तो इससे जो है ये एक तरह से गुस्सा और बढ़ता चला गया। और ये जो देवदासी वाली जो प्रथा थी, उसके बारे में मैं अभी ठीक ठीक नहीं कह सकता, क्योंकि ये दयानंद सरस्वती जी ने किस सन में किया था, ये उसी काल की बात है, ये उसके बाद की बात है। लेकिन हाँ, सती प्रथा और विधवा विवाह तो ज़रूर ये 2 कारण रहे हैं। ये दोनों तो सामाजिक कारण थे। अब आते हैं जो सैनिक कारण रहे हैं इस विद्रोह को ट्रिगर करने के लिए, यानी कि जो मिलिट्री रीज़न। उसमें ये था कि ब्रिटिश टाइम में 3 प्रेसिडेंसी थी, बॉम्बे, बंगाल और मद्रास। उसके अलावा कुछ यूनाइटेड प्रोविंसेस भी थे, लेकिन ये 3 सबसे बड़े जो है उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स थी, जिसमें कि बंगाल प्रेसिडेंसी सबसे बड़ी थी। और जो बंगाल प्रेसिडेंसी में, और बंगाल प्रेसिडेंसी की जो फ़ौज थी अंग्रेज़ों की, वो भी सबसे बड़ी मानी जाती थी। और जो बंगाल प्रेसिडेंसी में भर्ती
अंग्रेज करते थे सैनिकों की, वो सबसे अधिक जो अपर कास्ट हिंदूज हैं, जिसमें कि बिहार और अवध रीजन के जो राजपूत और ब्राह्मण और भूमिहार, इन तीन जातियों में से लगभग 80% रिक्रूटमेंट होती थी बंगाल प्रेसिडेंसी की ब्रिटिश आर्मी की। और ये भी एक कारण था कि धर्म के प्रति बहुत ही एक तरह से सेंसिटिव थी उस आर्मी की जो ट्रूप्स, मतलब जो बंगाल प्रेसिडेंसी की आर्मी थी, क्योंकि उसकी 80% कॉम्पोजिशन जो थी वो अपर कास्ट ब्राह्मण, भूमिहार और राजपूतों से थी, जो कि बिहार और अवध रीजन से थे। और इसके अलावा फिर जो इन्फेंट्री थी, पैदल सैनिक, उसमें लगभग 80% हिंदू थे, अपर कास्ट हिंदू, और जो घुड़सवार कैवलरी थी उसमें जो है 80% मुस्लिम्स को भर्ती किया था अंग्रेजों ने बंगाल प्रेसिडेंसी की फ़ौज में। इसके अलावा जो एक सेंसिटिविटी में इस बात का आता था कि उनका किचन अलग होता था, जो हिंदू अपर कास्ट जो उनकी इन्फेंट्री पैदल सैनिक टुकड़ी थी। फिर इसी दौरान एक एक्ट लेके आई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, जिसका नाम था जनरल एनलिस्टमेंट एक्ट। ये 25 जुलाई 1856 को एक्ट पास हुआ था, जिसमें कि सैनिकों को ये कंपलसरी हो गया था कि अब आप जो है समुद्री यात्रा करके दूसरे देशों में भी आपकी पोस्टिंग होगी। उसके पहले ये नियम नहीं था। तो अपने बैरक में जो ये अपर कास्ट हिंदू सोल्जर्स होते थे, जिसमें ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत थे, इन लोगों की किचन वगैरह काफ़ी अलग थी, और उनके अपने जो ट्रेडिशनल रिचुअल्स थे वो भी अलग थे। अंग्रेज उसमें इंटरफियर नहीं करते थे। अब ये एनलिस्टमेंट एक्ट आया, जिसमें कि समुद्र यात्रा कंपलसरी कर दी गई कि आपको दूसरे देशों में भी समुद्र के रास्ते जाके आपकी पोस्टिंग होगी। तब जो है, चूँकि शिप में अलग किचन की व्यवस्था नहीं होती थी, उसमें एक ही किचन में सबका खाना बनता था, अंग्रेजी सैनिकों का भी और इनका भी। तो इसमें ये होता था कि ये मांस मछली और जो खाते हैं, तो हमारा धर्म भ्रष्ट होता है इनके साथ खाना खा के। इसके अलावा जो सैलरी थी वो भी काफ़ी कम होती थी। जो इंडियन सिपाही होते थे उनकी सैलरी और ब्रिटिश के सिपाहियों की सैलरी में भी काफ़ी अंतर होता था, और प्रमोशन भी लिमिटेड थी। यानी जो इंडियन सिपाही था वो कभी भी कमीशन ऑफिसर जल्दी बन नहीं पाता था, पूरी उम्र निकल जाती थी उसकी। वो लांस नायक, सूबेदार, इस तरह के ही रैंक में रहता था। चलिए, लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी जनरल एनलिस्टमेंट एक्ट के अलावा, वो थी कि 1856 के अंत में और 1857 को शुरू में एक नई तरह की एक ब्रिटिश एनफील्ड राइफल इंट्रोड्यूस की गई थी ब्रिटिश आर्मी में, जिसमें कि जो कारतूस यूज़ होता था उसकी जो है जो केसिंग थी, वो क्विक लोडिंग के लिए जो है एक अलग तरह की केसिंग में वो कारतूस बन के आते थे, जिससे कि तुरंत दांत से अगर आप खींचोगे तो वो बुलेट निकल आएगी, और उससे आप एक बार में लोड कर सकते हो। अलग से रॉड से बैरल साफ करने की ज़रूरत नहीं होती थी उसमें। तो जब ये कारतूस आई, तो इस बात की अफवाह थी या कहाँ से ये बात उठी, ये आज भी एक मतलब बहस का विषय है। लेकिन ये एक अफवाह, ये बात तो ज़रूर सामने आएगी कि इसमें जो है ये इतनी जो चिकनी है इसकी जो केसिंग, कि तुरंत जो है दांत से खींचते ही बुलेट बाहर आ जाती है। ये चिकनाई जो है जानवर की चर्बी से बनती है, और इसमें जो है गाय और सूअर की चर्बी का यूज़ होता है। और इस बुलेट की प्रोडक्शन होती थी फोर्ट विलियम, जो कलकत्ता में आज भी ईस्टर्न कमांड का हेड क्वार्टर इंडियन आर्मी का, वो उस ज़माने में भी जो है एक सैनिक मुख्यालय था, वहाँ इस कारतूस की प्रोडक्शन होती थी। तो ये जो है एक बहुत बड़ा एक रिजेंटमेंट का विषय हो गया। और इसे जब ये पहली बात ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने ये बात आई, तो उन्होंने जो है इस प्रोडक्शन को बंद करा दिया, और थोड़े दिन के लिए ये कारतूस आने बंद हो गए। और उन्होंने जो है एक इसकी केसिंग हटा के ऊपर से केवल एक पेपर रैप में, एक पेपर फॉयल में इसे पैक करके दोबारा सप्लाई किया गया। लेकिन फिर ये बात और गहरे बैठ गई कि अगर ब्रिटिश गलत नहीं थे, तो उन्होंने पुरानी जो कवरिंग थी, पुरानी केसिंग थी, उसे हटाया क्यों पेपर केसिंग लेके आए। इसका मतलब कि उसमें जो है गड़बड़ बात थी, और जानवर, गाय सूअर की चर्बी जरूर होगी। तभी ब्रिटिश ने डर के उस पुराने केसिंग को हटा दिया। और फिर हुआ कि जो नई पेपर लेके आए हैं, नया कागज़, इसमें भी जो है ये कागज़ बहुत चिकना है, ये अफवाह फैल गई। इसलिए इसमें भी ज़रूर जानवर की जो है चर्बी इसमें भी यूज़ हुई है। और अंग्रेज जो है हमारी संस्कृति को ख़त्म करना चाहते हैं। पहले उन्होंने जो है ये विधवा विवाह और सती प्रथा को जो है ख़त्म किया। उसके बाद अब वो जनरल एनलिस्टमेंट एक्ट लेके आया, जिसमें समुद्र यात्रा करना कंपलसरी हो गया। समुद्री जहाज़ में समुद्र यात्रा करने के समय एक ही किचन में सबका खाना बनता है अंग्रेज़ों के साथ, जो कि वो बड़े जानवर का मांस, जो कि बीफ चलता है ब्रिटिश किचन में।
तो उन्हीं के एक ही किचन में खाना बनने का हमारा भी धर्म भ्रष्ट हो रहा। अब उससे भी नहीं हुआ तो अब ये इस ढंग की कारतूस वाली चर्बी वाली कारतूस लेके आए हैं, जिससे कि हर कोई दांत से खींचे या उसे हाथ से छुए तो भी जो है उसका धर्म भ्रष्ट होता है। तो ये बातें एक तरह से जो है अब कई जगह ऐसा होने लगा कि पहली घटना जो सुनने मिलती है वो फरवरी 1857 की है, जो कलकत्ता के किसी परेड ग्राउंड में कुछ सिपाहियों ने इनकार कर दिया था। फिर ब्रिटिश ऑफिसर ने उन्हें समझा बुझा के शांत किया और उस दिन बात बढ़ी नहीं और वो परेड कैंसिल कर दी गई। और उसके 1 डेढ़ महीने के बाद यानी कि 29 मार्च 1857 को वो घटना हुई जिससे हम मंगल पांडे से जोड़ के देखते हैं, और यही वो चिंगारी थी जिसके बाद ये विद्रोह भड़क गया। वो दिन था 29 मार्च 1857। जगह थी बैरकपुर जो कलकत्ता के पास पड़ती है, और जो बटालियन थी वो थी 34वीं बटालियन BNI यानी कि 34th बटालियन ब्रिटिश नेटिव इन्फेंट्री, जिसमें कि सिपाही थे मंगल पांडे, 29 वर्षीय ब्राह्मण सिपाही थे। उन्होंने जो है उस दिन परेड में उस बुलेट को लोड करने से इनकार कर दिया। तो जो उनके कमांडिंग ऑफिसर थे मेजर जेम्स ह्यूसन, उन्होंने जो है जब इस बात को सुना कि कोई सिपाही इनकार कर रहा है, वो निकल के बाहर आए तो मंगल पांडे ने उन पर गोली चला दी। हालांकि वो घायल होकर बच गए। फिर उसके बाद जो उनके दूसरे जो सेकंड इन कमांड थे लेफ्टिनेंट हेनरी बाव और जनरल जॉन हेयर से, वो लोग भी निकल के बाहर आए तो मंगल पांडे ने उन पर भी जो है अपने मस्केट और तलवार से हमला कर दिया, जिसमें कि एक ऑफिसर बुरी तरह से घायल हो गए थे। इसके बाद जो है इन्होंने इन तीनों ऑफिसर्स ने जो इंडियन कमांडर थे, एक तरह से JCO जैसे कि आज के समय हम लांस नायक सूबेदार देखते हैं इंडियन आर्मी में, उस समय एक जमादार ईश्वरी प्रसाद वो थे, उन्हें आदेश दिया कि मंगल पांडे को अरेस्ट करो, मगर जमादार ईश्वरी प्रसाद ने मंगल पांडे को रोकने से इनकार कर दिया। फिर उसके बाद जो है अंग्रेज़ों ने बाकी जो इंडियन सिपाही थे बैरक में उन्हें बोला कि मंगल पांडे को अरेस्ट करो, लेकिन जो है बाकी सिपाहियों ने भी जो है मंगल पांडे को रोकने या अरेस्ट करने से मना कर दिया। इसके बाद जो है केवल एक उसमें थे, एक सिपाही था शेख पलटू या पलटू शेख, वो जो है तैयार हो गया और उसने जो है मंगल पांडे को रोकने की कोशिश की। हालांकि वो रोक नहीं पाया और मंगल पांडे ने भी उल्टा सिपाहियों को ये आदेश दिया कि बढ़ के ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार डालो और जो है विद्रोह करके हथियार लूट लो। लेकिन सिपाहियों ने खुलेआम लूटपाट या अंग्रेज़ों को मारा भी नहीं और ना ही अंग्रेज़ों की बात सुनकर मंगल पांडे को अरेस्ट किया। तो फिर माना जाता है कि मंगल पांडे ने उस समय अपने ही मस्केट से अपनी जान लेने की कोशिश की। हालांकि वो घायल होकर रह गए, उन्हें फाइनली अरेस्ट कर लिया गया और 2 दिन के बाद ही जो है उन्हें कोर्ट मार्शल करके फांसी दे दी गई। उसके बाद जो है लगभग 2 हफ्ते के बाद यानी 21 अप्रैल को जमादार ईश्वरी प्रसाद का भी कोर्ट मार्शल हुआ और उन्हें भी फांसी दे दी गई, यानी कि जमादार ईश्वरी प्रसाद को भी फांसी हो गई 21 अप्रैल तक। और शेख पलटू जिसने कि मंगल पांडे को रोकने की कोशिश की थी उसे प्रमोट कर दिया गया। लेकिन जो है माना जाता है कि कुछ ही दिनों के अंदर उसी 34वीं बटालियन के कुछ बाकी सिपाहियों ने पलटू शेख की हत्या कर दी। और फिर इसके ठीक कुछ दिनों के बाद यानी 21 अप्रैल को ईश्वरी प्रसाद को फांसी हुई और 10 मई को जो है ये बात धीरे धीरे फैलते फैलते अलग अलग बैरक्स में पहुंची और ये मेरठ वाले छावनी में पूरी तरह से विद्रोह हो गया। अब इसके बारे में हम डिटेल में फिर हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। अभी हमने सिर्फ शुरुआती बात की कि शुरू क्यों हुआ था और जो है क्या कारण थे इसके। आगे जो है कई घटनाएं 1.5 साल के बीच में हुई हैं और कई इसमें क्रांतिकारियों ने भाग लिया। हम इस पूरी सीरीज़ को अलग अलग भागों में बनाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ इस सीरीज़ को देखने के लिए। और जो है स्टूडेंट्स वगैरह भी इस हेल्प ले सकते हैं क्योंकि हम काफ़ी डिटेल में समराइज़ करके इस वीडियो को बनाएंगे आपके लिए। तो अगर मेरे ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ शेयर भी कीजिए और बताइए कि मैं अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं। हालांकि अभी तो जो है 1857 की पूरी सीरीज़ मैं कंप्लीट करूंगा, एक एक करके जो है इसकी सारी घटनाओं पे हम चर्चा करेंगे और एक एक एपिसोड बनाते जाएंगे। और आप इसे देख सकते हैं और अपने नॉलेज के लिए इसे यूज़ भी कर सकते हैं, स्टूडेंट भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आग्रह करता हूँ कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, शेयर भी कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्दी बातें नहीं पुराने में।